सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11th फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। तो जो नए हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। अभी हमने देखा था प्रीवियस टॉपिक में, आप ये वेक्टर अगर ए है तो इस वेक्टर का ये एरो हेड रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर के हेड को, और ये जो पॉइंट है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा टेल को। ठीक है, तो हर वेक्टर के पास आपका हेड होगा और साथ साथ में क्या होगा, टेल होगा। तो ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे टेल से टेल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये रहा आपका, लेट्स से जिस ऑर्डर में रखे गए हैं सेम चीज मैच कर रही है। देने वाले ने नाम दिया इसे अपोजिट ऑर्डर। क्यों दिया ये आप उसी से पूछिए। ठीक है, ये अपोजिट ऑर्डर में कहलाते हैं जब दोनों के टेल से टेल क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे दोनों के हेड से हेड एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। ये भी आपका कौन सा ऑर्डर है, अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये भी आपका अपोजिट ऑर्डर। अगर सेम चीज मैच करे उसे कहेंगे अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इस वेक्टर का टेल से इस वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट चीज मैच कर रही है, तो इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स सेम ऑर्डर करके। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे इस वेक्टर का हेड से इस वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है, अपोजिट चीज मैच कर रही है, पर देने वाले ने नाम इसे दिया सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो हमने ऑर्डर की बात की। ठीक है, अब हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं जब दो वेक्टर्स, सपोज ये वेक्टर आपका ए एंड ये वेक्टर आपका बी। ठीक है, ये दो वेक्टर जब आपने किस ऑर्डर में रखे, अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर मतलब दोनों की टेल से टेल कोइंसाइड की। तो यहां पे आपको जैसे ये दो वेक्टर आपने रखे, टेल से टेल कोइंसाइड की, हेड ये रहे, तो यहां पे दो एंगल दिखाई देंगे, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल। तो दोनों में जो छोटा एंगल है जो यहां दिख रहा है मुझे, अंदर वाला एंगल, वही इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाता है। तो दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पहले तो दो वेक्टर को आप टेल से टेल प्लेस करेंगे, और जो दोनों के टेल से टेल मतलब अपोजिट ऑर्डर में रखने के बाद जो दो एंगल निकल के आएंगे, एक अंदर वाला और एक रिफ्लेक्स एंगल बाहर वाला, उन दोनों में से जो सबसे छोटा एंगल होगा वही दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को डिफाइन किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहां लिखा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर मींस द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। जब दोनों को टेल से टेल रखा, दैट इज इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहां पे मैं क्लियरली बता दे रहा हूं कि जो स्मॉलर एंगल है, दोनों में जो छोटा एंगल है वही दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा, बाय डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर टेल से टेल नहीं है तो आप उसको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो दोनों के बीच जो एंगल निकल के आएगा वही उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाएगा। तो ये तो है स्टूडेंट्स हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का डेफिनेशन। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए स्टूडेंट। अभी हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को डिफाइन किया, अब इन क्वेश्चंस के हम उस एंगल की बात करेंगे। तो हमने अभी बोला जब दो वेक्टर को टेल से टेल रखते हैं तो दो एंगल दिखेंगे, अंदर वाला और बाहर वाला। उनमें से जो छोटा वाला एंगल है वही दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाएगा। जैसे ये वाला केस अगर बोले तो इस वाले केस में टेल से टेल रखने के बाद दिख रहा है अंदर वाला एंगल 0 डिग्री और बाहर वाला एंगल 360 डिग्री। तो ये केस आपका छोटा वाला एंगल कौन हो गया, 0 डिग्री। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। और इसे हम कहते हैं, ये दो वेक्टर्स आपके कैसे वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। जैसे ये केस आऊं तो 330 डिग्री बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल और अंदर वाला ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल।
ठीक है। तो यहाँ पे छोटा वाला एंगल कौन दिख रहा है, ये, तो यही इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये एंगल थीटा जो क्या है मेरा अक्यूट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा। वैसे ही इस केस में आते हैं, तो यहाँ पे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, अंदर वाला 90 डिग्री, बाहर वाला 270, छोटे वाला एंगल कौन है, यही 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे ये दो वेक्टर कैसे कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल करके कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके बीच एंगल 90 डिग्री हो। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके बीच एंगल 0 डिग्री हो। नेक्स्ट आते हैं ये 210 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा 150, 360 माइनस 210, दोनों में छोटा एंगल कौन है 150 डिग्री। तो यही इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा, दैट इज 150 डिग्री। और यहाँ पे दिख रहा है ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। यहाँ पे ये एंगल भी 180 डिग्री, ये एंगल भी 180 डिग्री, दोनों में कोई ले लीजिए, तो ये हो गया 180 डिग्री। ये वेक्टर्स आपके कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दोनों एंगल वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए तो वो वेक्टर्स आपका एंटी पैरेलल वेक्टर्स करके होता है। चलिए इस केस में आते हैं, यहाँ पे 240, अब 180 से मैं बढ़ा तो ये 60 घुमा तो 240, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 360 माइनस 240, 120 डिग्री। यही इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। मतलब 180 से 181 भी आ गया तो नीचे वाला 179 हो जाएगा। तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, यहां से कंक्लूजन आया। यहाँ पे ये वाला एंगल छोटा है दोनों के बीच का, तो यही इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे ये 60 डिग्री है और ये बाहर वाला 300 डिग्री है, तो ये जो 60 डिग्री है यही इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होने चला गया। और मैं अगर पूरा चक्कर काट के ए को वापस से यहाँ ला दिया तो यहाँ पे अंदर वाला 0 डिग्री टेल से टेल रखने के बाद और बाहर वाला मेरा 360, तो यहाँ पे ये वेक्टर के बीच का एंगल 360 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला इतने से कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देख रहे हैं आप सभी केसेस में 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, और 0 डिग्री किस केस के लिए होगा, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा एंड, है ना, 180 डिग्री किसके लिए होगा, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब वेक्टर क्या हो जाए एंटी पैरेलल हो जाए, 90 डिग्री हो जाएगा तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। चलिए ये तो सिंपल है। अब आते हैं, इन सभी केसेस में टेल से टेल मैच कर रहे थे, पर इस केस में हेड से टेल मैच कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना होगा ताकि वो उसके हेड से हेड या टेल से टेल को इंसाइड करें। तो टेल से टेल ही बात करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अब क्या कीजिए आप इस वेक्टर को पैरेलली आगे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो ये वेक्टर मेरा है ए और इस वेक्टर बी को मैं पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये एंगल अगर 60 है, ये एंगल अगर 60 है, तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना निकल के आ गया 120 डिग्री। मतलब अगर टेल से टेल मैच नहीं हो रहा, हेड से टेल मैच हो रहा है, तो आप किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करिए। ये जरूरी नहीं कि बी को ही किया जाए, ए को भी आप यहां से यहां ले जा सकते हैं। तो जब आप ए को लेट्स से इस डायरेक्शन में अगर ले गए, पैरेलली ले गए, तो यहां पे अगर ए निकल के आया ये वेक्टर ए, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, हम जानते हैं। तो ये एंगल आ जाएगा 120। अब ये 120 डिग्री जो है ये इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाएगा। मतलब आप ए को भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं या बी को भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बात एक ही होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 रहेगा। जैसे इस केस में आते हैं, जैसे ये आपको अगर दिया हुआ है 45 डिग्री, यहाँ तो हेड से हेड है, तो मुझे क्या करना है टेल से टेल लेके जाना है। तो इस वेक्टर को मैं आगे लेके आया बी को, ठीक है, वैसे इस वेक्टर ए को मैं आगे लेके आया ए को, ठीक है। अब यहाँ पे टेल से टेल कोइंसाइड हो गए, ये 45 डिग्री, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 45 डिग्री, और यही इन दो वेक्टर्स के बीच का क्या होने चला गया एंगल होने चला गया। जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, अगर ये दिया हुआ है मुझे 150 डिग्री, अब मुझे इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करूंगा पैरेलली। तो लेट्स से इस वेक्टर ए को आगे मैं शिफ्ट कर दिया, यहां पे लेके आ गया। अब ये ए वेक्टर बी वेक्टर
है ना, टेल से टेल मैच हो गए, तो ये 150 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री आया और यही 30 डिग्री इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बनने चला गया। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा वेक्टर के अलग अलग एंगल का सिचुएशन, जिसमें ये आपका 0 से 180 डिग्री के बीच ही होगा, दो वेक्टर्स के एंगल की बात हो रही है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल बिटवीन टू वेक्टर दोनों अलग है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए था, पर ये 180 डिग्री हो सकता है। होगा कब? जब क्या हो? एंटी पैरेलल वेक्टर हो। तो और ये हुआ आपका पैरेलल वेक्टर, यहाँ एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल, बाकी वही सिचुएशन हो के आएंगे। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर, हम देखने जा रहे हैं अलग अलग टाइप के वेक्टर्स। तो सबसे पहला हम वेक्टर देखेंगे नल वेक्टर, एम्प्टी वेक्टर, जीरो वेक्टर या फिर वॉइड वेक्टर। तो इससे नाम से ही दिखता है जीरो वेक्टर, मतलब क्या चीज जीरो होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड आपका जीरो हो, उन वेक्टर्स को आप कैसा वेक्टर कहेंगे? जीरो वेक्टर कहेंगे। तो देखते हैं, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इज नोन एज जीरो वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड जीरो ही होना चाहिए, डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उन वेक्टर को आप जीरो वेक्टर कहते हैं। और जीरो वेक्टर को कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो, उसके ऊपर एरो, ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर स्मॉल ए एरो, ठीक है, वैसे ही जीरो वेक्टर का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां लिख रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय जीरो, है ना, वेक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स एंड रिसीव्ड बैक बाय थ्रोअर। तो हम बोल रहे हैं अगर किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं और फिर वो बॉल नीचे आ जाए, तो जहां से बॉल स्टार्ट किया वहीं बॉल आ गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो उसी को आप जीरो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसका एग्जांपल पहला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स एंड रिसीव्ड बैक बाय थ्रोअर। अगला एग्जांपल, पोजीशन वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो ओरिजिन है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन का जो होता है वो जीरो वेक्टर होता है। कैसे? हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा था हर वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट। तो जीरो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही। तो यहाँ पे हम कोई एक फिक्स डायरेक्शन हुआ क्या? नहीं, कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। जैसे अगर मैं 2 मीटर आगे जाके 2 मीटर पीछे हूं तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, 2 मीटर पीछे जाके 2 मीटर आगे हूं तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब मैं अगर इनिशियल पोजीशन में कितने तरीके से आ सकता हूं, कोई फिक्स तरीका है क्या? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन के सेंस में ये नहीं बोलना है कि जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन होता है। अगर डायरेक्शन नहीं हुआ तो वो स्केलर हो जाएगा, नहीं तो टेंसर हो जाएगा, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है, रैंडम डायरेक्शन होता है। जैसे हमने देखा था ये वेक्टर ए, ये जो स्टार्ट किया इनिशियल, ये जो खत्म किया फाइनल, तो ये हुआ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। पर अगर जीरो वेक्टर की बात करें तो जीरो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसीलिए आपका आर्बिट्ररी डायरेक्शन बोला जा रहा है, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। जैसे और वेक्टर्स में होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ रिप्रेजेंटिंग लाइन, वो उसका डायरेक्शन बताएगा। तो ये है आपका नल वेक्टर, एम्प्टी वेक्टर, जीरो वेक्टर या फिर इसे वॉइड वेक्टर भी कहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर। नाम दिख रहा है को का मतलब क्या होता है? को हम आगे यूज करेंगे, को मीन्स सेम, ठीक है, सेम, लीनियर मीन्स लाइन। जो वेक्टर सेम लाइन के अलोंग एक्ट करे वो वेक्टर्स आपके कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो यहां हम लिख रहे हैं वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो सेम लाइन के अलोंग एक्ट करे वो आपके कोलिनियर वेक्टर है। और इन कोलिनियर वेक्टर्स को आप फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका पैरेलल वेक्टर्स और दूसरे आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जैसे हमने पैरेलल वेक्टर अभी देखा था, तो यहाँ पे अगर बोलूं दोनों वेक्टर अगर इसी लाइन के अलोंग एक्ट करें, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कैसे बताया था हमने? तो इस वेक्टर ए
और इस बी वेक्टर को आप पैरेलली इस ए के पैरेलल ट्रांसलेट करके आए, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो मुझे बात करी थी हमने वो 0 डिग्री दिख रहा है। तो ये कैसे वेक्टर हो गए, पैरेलल वेक्टर्स हो गए। वैसे ही अगर सेम लाइन के अलॉन्ग इसी तरीके से भी लग सकते थे दोनों फोर्सेस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल की बात की जाए तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और वैसे वेक्टर्स हमारे कैसे वेक्टर कहलाते हैं, एंटी पैरेलल। तो कोलिनियर वेक्टर्स जो सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेंगे वो या तो पैरेलल में काउंट होंगे या फिर आपके एंटी पैरेलल में काउंट होंगे। तो ये है मेरा दूसरा टाइप का वेक्टर स्टूडेंट्स। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। को का मतलब क्या होता है, अभी हमने बात की थी सेम, और प्लेनर मींस प्लेन। जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ना उनका मैग्नीट्यूड से मतलब ना उनके डायरेक्शन से मतलब, वो वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। तो हम लिख रहे हैं वेक्टर्स सिचुएटेड इन वन प्लेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, सी डी, ठीक है। तो ये सभी वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये सभी वेक्टर्स कैसे वेक्टर हो गए, आपके कोप्लेनर वेक्टर्स। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो हम देखते हैं। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी वो आपका ओरिजिन रहा। तो मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मुझे बताना है, तो सिंपल क्या करना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ओरिजिन होगा और फाइनल पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट P होगा। तो ऐसा वेक्टर जो स्टार्ट करे ओरिजिन से और टर्मिनेट करे P पॉइंट पे, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जिसका कुछ कोऑर्डिनेट x, y होगा, वो वेक्टर आपका उस पॉइंट का क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पे इसका हेड से टेल का डिस्टेंस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, और जो ये एक्स एक्सिस एंगल बनाएगा वो उसका डायरेक्शन बताएगा। ये चीज हम पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन, पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन, इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है, मींस अ वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट P। तो ओरिजिन से उस पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय R वेक्टर, ठीक है। तो उसको पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये R वेक्टर होता है स्टूडेंट्स। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। नेक्स्ट आते हैं हम बात करने यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर नाम से समझ आता है, यूनिट मतलब क्या यूनिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड यूनिटी होना चाहिए, मतलब 1। जैसे 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए। तो यहां लिखा है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 and which is used to represent direction is known as unit vector। चलो मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो उससे क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो ये वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स आर ओनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इनका काम ही क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। जैसे हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंगल बनाते हुए बता दिए। पर अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से ना होके हम दूसरे तरीके से भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट है ना, वेक्टर्स को यूज करके। तो हम बोल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन। तो हम बोल रहे हैं एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, मतलब ये 0 0, ये 1 0 प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर होगा वो होगा स्टैंडर्ड आई कैप करके, ठीक है। मतलब आई कैप हम यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट कौन सी डायरेक्शन, प्लस एक्स एक्सिस को। आई कैप बोलूं इसका मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जैसे मैं बोलता हूं आई कैप मींस एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ये प्लस एक्स एक्सिस है तो पीछे की तरफ माइनस एक्स एक्सिस, तो इस वेक्टर का माइनस आई कैप, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। ये माइनस आई कैप मुझे किस एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो माइनस आई कैप मेरा हो गया माइनस एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। सिमिलर वे में आते हैं हम बात करने प्लस जे कैप, ठीक है। तो प्लस जे कैप आपको क्या बताएगा, प्लस जे कैप आपको बताएगा एक यूनिट वेक्टर अलोंग
प्लस वाई एक्सिस, ठीक है। जे कैप वाई एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करने वाला एक यूनिट वेक्टर होता है। मैं जे कैप बोलता हूं, इसका मतलब मैं वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब जैसे मैंने प्लस जे कैप को वाई एक्सिस बताया, तो मेरा माइनस जे कैप जो है वो किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा? मेरा माइनस वाई एक्सिस को। तो मैं बोल सकता हूं माइनस जे कैप मेरा माइनस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होने वाला एक यूनिट वेक्टर है। सिमिलर वे में आते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करने एक और एक्सिस लेके आते हैं। ये हो गई हमारी जो इस एक्स वाई दोनों के परपेंडिकुलर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये प्लस जेड एक्सिस है और ये माइनस जेड एक्सिस है। तो सिमिलर वे में मैं बोल रहा हूं कि प्लस जेड एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर जो आएगा वो आपका है के कैप, आई जे के। तो के कैप आपका रिप्रेजेंट करेगा प्लस जेड एक्सिस को, ठीक है, जेड एक्सिस को। एंड वैसे ही माइनस जेड एक्सिस को एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो है मेरा माइनस के कैप। तो मैं कहूंगा माइनस के कैप मेरा माइनस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तीन वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट प्लस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस एंड प्लस जेड एक्सिस एंड सिमिलर वे में उनके नेगेटिव वेक्टर। तो हम यहाँ पे ये तो एक्स वाई जेड हो गया, पर अगर मैं, है ना, आगे जाके एक और चीज हम बात करेंगे, है ना, अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ना होके किसी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर बताना हो, तो हम जानते हैं वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये कोई पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, और ये उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट्स से आर से, और सारे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये अगर कोई पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो इस आर वेक्टर की तरफ एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा वो आर कैप लिखने का तरीका क्या है? तो आर कैप को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आर वेक्टर को किससे डिवाइड करेंगे हम? आर से। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तो आपके स्टैंडर्ड, है ना, यूनिट वेक्टर जो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को रिप्रेजेंट करेंगे। पर आर कैप क्या बताएगा? आर कैप बताएगा इस पोजीशन वेक्टर आर की तरफ एक यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट ये तो है हमारा यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। तो आगे बढ़ने से पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पे आते हैं हमारा डिस्कस करने, पोलर वेक्टर्स। तो ये पोलर वेक्टर्स हम किसे कह रहे हैं? पोलर वेक्टर्स दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इनका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कोई एक फाइनल पॉइंट, है ना। तो इन वेक्टर्स को आप नाम देते हैं पोलर वेक्टर्स। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ। तो ये बॉडी पे लेट्स से फोर्स किसी एक, है ना, लेट्स से यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये वेक्टर हमारा क्या है? एक पोलर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये है आपका पोलर वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे उस वेक्टर को, जहाँ जैसे फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, वो हो गया आपका पोलर वेक्टर। जैसे दूसरा वेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरा एक्सियल वेक्टर्स करके। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होगा? जिसका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, ठीक है। यहां बोला गया है दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड always along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी बॉडी के रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर हमारा एक्सियल वेक्टर कहलाता है। एंड ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वेक्टर हमेशा उस बॉडी के रोटेशन एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। और उसको देखने का तरीका क्या है? राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे इसके एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये एक एक्सियल वेक्टर है, अगर मैं बोलता हूं अगर मेरी बॉडी लेट्स से इस डायरेक्शन में ऊपर से अगर देखूं, तो बॉडी अगर मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करे, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? ऊपर। और यही आपका क्या बन गया? एक्सियल वेक्टर बन गया। और ये आपकी बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर सपोज कीजिए बॉडी आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल से देखें, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे आ रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और इसी डायरेक्शन में आपका एक्सियल वेक्टर हो गया, जिसको हम आगे जाके
सर्कुलर मोशन में इन सबको डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए आप कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल करते हुए। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे जितने भी टाइप ऑफ वेक्टर्स हमने डिस्कस किए उनके एग्जांपल। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट फीडबैक में जरूर दे के जाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।